मैं डॉक्टर रतनलाल, सहायक प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट कॉलेज कंवाली, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित धुरस्वामिनी नाटक के गद्यांशों की व्याख्या करेंगे। हमारा पहला गद्यांश है। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक धुरस्वामिनी के तृतीय अंक से लिया गया है। इस नाटक में प्रसाद ने ऐतिहासिक कथा के आलोक में स्त्री अधिकार संबंधी समस्याओं को पूरे जोश व खरोश के साथ उठाया है। यह पंक्ति चंद्रगुप्त का स्वगत कथन है। चंद्रगुप्त शकराज को मारकर शक दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। मंदाकिनी उन्हें धुरस्वामिनी को अपनाने की प्रेरणा देती है। तब आत्मचिंतन में चंद्रगुप्त यह वाक्य कहता है। चंद्रगुप्त आत्मचिंतन करते हुए सोचता है कि भाग्य मानव की भाग्य लिपि का लेखक है। वह मानव के भाग्य में सुख दुख भी लिख देता है और उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर भी कर देता है। विधाता के विधान रूपी स्याही की एक बूंद भाग्य लिपि की विडंबना बन जाती है और भाग्य को अंधकार में बना देती है। चंद्रगुप्त का मंतव्य है कि जो धुरस्वामिनी उसकी वाग्दत्ता थी, विधान की स्याही की एक बूंद ने उसकी भाग्य लिपि पर गिरकर अर्थात शिखर स्वामी के छल द्वारा रामगुप्त से विवाह करने के कारण धुरस्वामिनी चंद्रगुप्त से छिन जाती है। उसे भाग्य विधाता के निष्ठुर विधान का ही परिणाम कहना चाहिए। यह उसके भाग्य का ही परिणाम है, रिजल्ट है। अब हम इस गद्यांश की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। इसमें नंबर 1, चंद्रगुप्त की आत्मग्लानि और आत्मचिंतन का सजीव चित्रण हुआ है और यहाँ पर चंद्रगुप्त के द्वंद्व का भी चित्रण हुआ है। भाषा सरल, सहज और पात्रानुकूल साहित्यिक खड़ी बोली है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण हमें देखने को मिलता है। व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है। आत्मचिंतन शैली का प्रयोग हुआ है। अब हम दूसरे गद्यांश पर आते हैं। अमात्य तुम गौरव किसको कहते हो, वह है कहाँ? रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष के ढेर पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। ये पंक्तियां तीसरे अंक से ली गई हैं। इस नाटक में प्रसाद जी ने ऐतिहासिक कथा के आलोक में स्त्री अधिकार संबंधी समस्याओं को उठाया है। यहाँ पर क्या है? चंद्रगुप्त और सामंत कुमार शकराज को मार डालने के बाद शक दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। तब रामगुप्त भी यह समाचार पाकर अपने सैनिकों सहित वहां उपस्थित हो जाता है। दोनों पक्षों में विरोध की सिचुएशन पैदा हो जाती है। शिखर स्वामी चंद्रगुप्त को बीती बातें भूल जाने और रामगुप्त के साथ गले मिलकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाने की बात करता है। चंद्रगुप्त उसके इस कथन से नाराज होकर अपनी बात कहता है। क्या कहता है? चंद्रगुप्त अमात्य शिखर स्वामी को कहता है कि तुम गुप्त काल के गौरव बढ़ाने की बात करते हो। गौरव वह कहाँ गया जिसे बढ़ाया जाए? तुम लोगों ने शकराज के संधि प्रस्ताव को स्वीकार करके धुरस्वामिनी को अपमानित करके उसे पहले ही मिट्टी में मिला दिया है।
क्या तुम्हें गौरव की बात कहते लज्जा नहीं आती? रोग से हड्डियों का ढांचा बने शरीर पर आभूषणों की सजावट तथा गंदगी और कालिक की ढेरी के ऊपर कुमकुम और केसर का लेप करके तुम गौरव बढ़ाना चाहते हो? तुम छल और कपट की मूर्ति हो, किस मुंह से गौरव की बात करते हो? अब हम इसके विशेष पर आते हैं। चंद्रगुप्त ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार रोग से जर्जर शरीर पर आभूषणों की सजावट और गंदगी की ढेरी पर कुमकुम का लेप करने से उनकी शोभा नहीं बढ़ती, उसी प्रकार किसी की गरिमा एक बार समाप्त हो जाने पर उसको दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। भाषा सरल, सहज एवं धारा प्रवाह साहित्यिक खड़ी बोली है। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। प्रसाद व ओज गुण हमें देखने को मिलता है। व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है। संवाद शैली का प्रयोग हुआ है। अगला है गद्यांश। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करते ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्युवृत्ति ने उन्हें लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज किल्विस किया हो उन्हें दंड मिलना चाहिए। इस नाटक में प्रसाद जी ने ऐतिहासिक कथा के आलोक में स्त्री अधिकारों के संबंधित सवाल खड़े किए हैं। यह पंक्तियां मंदाकिनी का कथन है। गुप्त काल में शांति स्थापना हेतु जो परिषद बुलाई जाती है उसमें मंदाकिनी परिषद के सदस्यों से रामगुप्त को सजा देने की बात कहती है। मंदाकिनी कहती है कि भगवान ने जिस सृष्टि की रचना की है उस सृष्टि में उसने स्त्री पुरुषों को समान अधिकार दिए हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करते ही उसे अधिकारों से वंचित कर दिया हो, लेकिन विडंबना की बात है कि रामगुप्त जैसे पुरुषों की डाकुओं जैसी प्रवृत्ति ने हमेशा ही महिलाओं को लूटा है। इसलिए मंदाकिनी कहती है कि परिषद से उसका यह आग्रह है कि वह रामगुप्त जैसे व्यक्ति को अवश्य दंडित करे जिसने गुप्त कुल के अग्रणी आर्य समुद्रगुप्त के विधान को तोड़कर राज अपराध किया हो। अब हम विशेषता पर बात करते हैं। मंदाकिनी का चरित्र एक निर्भीक स्त्री के रूप में उभरता है। भाषा सरल, सहज, धारा प्रवाह खड़ी बोली है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। प्रसाद व ओज गुण का प्रयोग हुआ है। संवाद शैली देखने को मिलती है। अगला है। विवाह की विधि ने देवी धुरस्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से नहीं टूट जाते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। और भी रामगुप्त को देखकर यह रामगुप्त मृत और प्रवर्जित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राज किल्विसी क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का धुरस्वामी पर कोई अधिकार नहीं। इन पंक्तियों में पुरोहित कहता है कि गुप्त कुल की भावी शांति स्थापना हेतु जो परिषद बुलाई जाती है उसमें पुरोहित कहता है कि धर्म शास्त्र के अनुरूप रामगुप्त व धुरस्वामिनी के विवाह प्रसंग पर पुरोहित अपने विचार प्रकट करता है। पुरोहित कहता है कि विवाह की रीति ने देवी धुरस्वामिनी व रामगुप्त को जिस बंधन में बांध दिया वस्तुतः वह भ्रांतिपूर्ण बंधन है। यह विवाह धर्म के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। उनके विवाह का यह बंधन वास्तव में धर्म के उद्देश्य को अपने पांवों से कुचल रहा है, जो उचित नहीं है। पुरोहित आगे कहता है कि वैसे तो लड़की के माता पिता की साक्षी के कारण किसी के भी वैवाहिक बंधन को धर्म के अनुरूप हुए विवाह को लड़के लड़की के आपसी द्वेष मात्र से नहीं तोड़ा जा सकता, परंतु धुरस्वामिनी और रामगुप्त का यह
विवाह तो दोनों के माता पिता की साक्षी में भी नहीं हुआ। फिर भी वह एक बार रामगुप्त की तरफ देखता है और आगे कहता है कि और दूसरे, हालांकि रामगुप्त अभी न तो मरा है न ही उसने संन्यास ग्रहण किया है, फिर भी वह अपनी गरिमा से गिरा हुआ, अपने आचरण से भ्रष्ट तथा कर्मों से राज अपराधी व कायर है। अतः ऐसी अवस्था में भी अब रामगुप्त का धुरस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि रामगुप्त व धुरस्वामिनी के माता पिता की साक्षी के अभाव, रामगुप्त के गरिमाहीन, भ्रष्टाचारी, राज अपराधी व कायर होने के कारण दोनों का विवाह विच्छेद होना ही बेहतर है। अब हम इसकी विशेषता पर चर्चा करते हैं। पुरोहित ने स्पष्ट किया कि पति के गरिमाहीन, भ्रष्टाचारी, राज अपराधी व कायर होने पर पति पत्नी के विवाह विच्छेद यानी तलाक का अधिकार बनता है। भाषा सरल, सहज, धारा प्रवाह, साहित्यिक खड़ी बोली है। तत्समय तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण हमें देखने को मिलता है। अब हम अगले पर चर्चा करते हैं। तनिक भी नहीं, ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। तुम्हारे बधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से नहीं रोक सकते, इन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। ये पंक्तियां पुरोहित का कथन है। पुरोहित जब रामगुप्त व धुरस्वामिनी के विवाह को धर्मशास्त्र के अनुसार एक भ्रांतिपूर्ण बंधन करार देता है और कहता है कि रामगुप्त क्योंकि गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राज किलविसी क्लीव है, अतः रामगुप्त का धुरस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं रहता और धुरस्वामिनी उससे तलाक ले सकती है। तब रामगुप्त उसे मृत्यु का भय दिखाकर उसे डराता है। इस बात पर पुरोहित कहता है, पुरोहित रामगुप्त से कहता है कि उसे मृत्यु का थोड़ा सा भी भय नहीं है। वह यानी ब्राह्मण के रूप में वह केवल धर्म से डरता है, अन्य किसी भी प्रकार की शक्ति या किसी पापी राजा की ताकत से वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं है और उन्हें तो वह नगण्य समझता है। वह कहता है कि आज रामगुप्त के पलक झपकते ही किसी का वध कर देने वाले उसके सैनिक भी उसे धर्मशास्त्र के अनुरूप सच को कहने से नहीं रोक सकते। वह रामगुप्त से कहता है कि वह अपने सैनिकों को बुला ले, वह मरने के तैयार है, लेकिन अपने धर्म के पथ से विचलित नहीं हो सकता। तो इस गद्यांश में पुरोहित का चरित्र एक निर्भीक धर्माचारी व्यक्ति के रूप में उभरा है, जो अपने सही बात जो धर्म के अनुसार है उसे कहने में तनिक भी नहीं सकुचाता। भाषा सरल, सहज में धारा प्रवाह, साहित्यिक खड़ी बोली है। तत्सम तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। प्रसाद व ओज गुण सर्वत्र देखने को मिलता है। अभिधा शब्द शक्ति की प्रधानता है। संवाद शैली का प्रयोग हुआ और दृश्य बिंब भी देखने को मिलता है।